प्रेग्नेंट लेडीज भी या उनके घर वाले बोलते हैं कि इतनी बार जाने की क्या ज़रूरत है, स्कैन की बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। बच्चे पे असर नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंटली एक्सरे कराए चेस्ट का, या तो क्या ये कहीं हार्मफुल भी हो सकता है? चेस्ट एक्सरे हर साल हेल्थ चेकअप में कराने की ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन का हमारे ऊपर कितना प्रभाव है? कि अगर सिग्नल वीक है, वही फ़ोन है वो ज़्यादा रेडिएशन दे रहा है आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि जान है तो जहान है, और हम में से हर कोई एक लंबी जीवन जीना चाहता है और स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। और इसी कामना के साथ कि ईश्वर हमें लंबा जीवन दे और स्वस्थ रखे, मैं दो स्वरचित लाइनें पढ़ देती हूँ। भगवान तुम ही हो मेरे, भगवान तुम ही हो मेरे, बोलो मैं क्या अर्पण करूं। भगवान तुम ही हो मेरे, बोलो मैं क्या अर्पण करूं। पूजा करूं नैवेद्य दूं, कैसे तुम्हें तर्पण करूं। भगवान तुम ही हो मेरे, बोलो मैं क्या अर्पण करूं। पूजा करूं नैवेद्य दूं, कैसे तुम्हें तर्पण करूं। तुमने मुझे जीवन दिया, तुमने मुझे जीवन दिया, मेरे प्राण तुमसे ही चले। तुमने मुझे जीवन दिया, मेरे प्राण तुमसे ही चले। तुमसे चले श्वासें मेरी, निर्वाण तुमसे ही चले। एक बार तुमसे ही मिलूं, हर बार तुमसे ही मिलूं, हर बार तुमसे ही मिलूं, बोलो जतन मैं क्या करूं। भगवान तुम ही हो मेरे, बोलो मैं क्या अर्पण करूं। तो दोस्तों, भगवान से हमारी ये कामना है कि हम लंबा जिएं और स्वस्थ रहें। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस धरती पर रहने वाले उस भगवान की, जिसके सहारे हम भगवान से कामना करते हैं, जिसके सहारे हम अपना जीवन बहुत बार बचा पाते हैं। और उससे भी पहले, उस भगवान से भी पहले, मतलब डॉक्टर से भी पहले, हमारे एक और जो है वो शख्स बीच में आते हैं, जिनका नाम होता है रेडियोलॉजिस्ट, जो बताते हैं डॉक्टर को कि क्या बीमारी है, कहाँ बीमारी है, कैसे इलाज करें, क्या इलाज करें। तो इस एपिसोड में हम आज बात करने वाले हैं इसी विषय पर, और हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर हर्ष महाजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया जी सर। तो इससे पहले कि हम अपने शो में आगे बढ़े, हम देख लेते हैं डॉक्टर महाजन पर एक खास रिपोर्ट। पचास से अधिक रेडियोलॉजिस्ट उनके केंद्रों में प्रशिक्षित हो चुके हैं। बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आप कहाँ जन्म हुआ था, और आप कैसे मेडिकल की फील्ड में आए, और फिर आप रेडियोलॉजी में कैसे आए? जी, देखिए मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुआ जी मेरे मदर आए थे पाकिस्तान से। जी वो आके सेटल हो गए गुरदासपुर के पास, बटाला एक शहर है, जी वहाँ मेरे नाना जी। मदर तो बहुत छोटे थे जब पार्टीशन हुआ, जी और फादर की फैमिली वहीं रहते थे। मतलब हम महाजन हैं तो हमारा वो बेल्ट है गुरदासपुर,
वहाँ चंबा, जी। हिमाचल का और जम्मू का। मेरा जन्म यहीं हुआ, और मैं यहाँ दिल्ली में ही पढ़ा। फिर स्कूल यहाँ किया। स्कूल में यही था कि डॉक्टर ही बनना है, जी। कुछ और दिमाग में नहीं था। आपने एमबीबीएस फिर कहाँ से किया? एमबीबीएस मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से किया। जी। और रेडियोलॉजी आपकी बाय चॉइस थी? रेडियोलॉजी मेरी सेकंड चॉइस थी क्योंकि तब एक्चुअली 1984 में मैंने एमडी ज्वाइन किया। जी। तो मेरी फर्स्ट चॉइस मेडिसिन थी। जी जी। तो पीजीआई चंडीगढ़ में गए, वहाँ हर सब्जेक्ट का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था। तब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं था पीजीआई चंडीगढ़ जी में। जी। तो मैंने मेडिसिन का इम्तिहान लिखा और रेडियोलॉजी का इम्तिहान लिखा। अब मैं भूल भी गया हूँ कि मैंने क्यों रेडियोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम लिखा। जी। शायद कुछ पढ़ा होगा उसके बारे, तब नया एमआरआई आ ही रहा था, जी। कैट स्कैन आ गया था, अल्ट्रासाउंड आ गया था। जी। तो हो सकता है मैंने कुछ पढ़ा हो जिसके कारण मैंने वो इम्तिहान लिख दिया। तो 2 सीटें मेडिसिन में थी, 2 थी रेडियोलॉजी में। जी। और कोई लिस्ट नहीं लगती थी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की। अगले दिन कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला लेते थे, 4 प्रोफेसर बैठे हुए थे। तो मेरा नाम जब बुलाया तो मेरे को ऊपर बुलाया, तो कहते हैं जी आप फर्स्ट ऑन वेटिंग लिस्ट हो मेडिसिन में, मतलब मैं तीसरे नंबर पे था, और आप फर्स्ट हो रेडियोलॉजी में। और उन्होंने 4-5 सेकंड दिए मेरे को कि आप Decide बताइए करने के क्या लिए। चाहिए। जी। वो भगवान का ही फजल है कि उन्होंने रेडियोलॉजी चूज वही करवा आपकी दिया लाइफ में एक ब्रेक और थ्रू वही साबित मेरी हुआ। लाइफ चेंज हो गई। जी जी। तो ये शेयर चांस है। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि जी। मेरा सेकंड चॉइस था। जी। मेडिसिन मेरा फर्स्ट चॉइस था। 1 महीने तो मैं काफी दुखी भी रहा जब मैंने ज्वाइन किया, पर वो ही मेरे लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जी। वो ही मुझे 38 साल में प्रेसिडेंट साहब ने अपना ऑनरी फिजिशियन टू इंडिया बना दिया। वही 42 साल में मेरे को पद्मश्री का अवार्ड मिला जी। रेडियोलॉजी के कारण। जी। तो आपके जो दर्शक हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जी। उनको मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी हमेशा इच्छा होती है कि मैं ये करना है, मेरे को आईआईटी में एडमिशन मिले, मेरे को डॉक्टर ही बनना है, या मेरे को यही फील्ड में एमडी करनी है। जी। मैं ये कहूँगा कि हम अपनी लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड इंटेलिजेंस से जो अपने लिए सोचते हैं, एक शक्ति ऊपर है जो हमारे लिए अच्छा क्या है हमसे बहुत अच्छा जानती है। जी। तो आपको जो मिले आप उसी में मेहनत करिए, उसी में आप सर्वप्रथम बनने की कोशिश करिए, उसी में आप अच्छा से अच्छा बनने की कोशिश करिए। और फिर जो आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, हाइट्स अचीव करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। और निराश ना होइए। ये कहना आसान है, जब कोई चीज मिलती नहीं तो निराशा होती है, पर मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि जब मैं 5-10 साल बाद किसी इंसिडेंट को देखा जिसमें मेरे को बहुत निराशा हुई, तो एक्चुअली वही लाइफ में मेरा टर्निंग पॉइंट था, वही अपॉर्चुनिटी थी जिसने मेरा लाइफ का सिस्टम बदल दिया। सो कुछ चीजें भगवान पे छोड़िए, अपनी मेहनत करते रहिए, अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपने टीचर्स से, समाज से आप ऑनेस्ट रहिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे कि आपने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी प्रेसिडेंट, माननीय प्रेसिडेंट के लिए आपने काम किया, और श्री के आर नारायण के लिए भी आपने काम किया, तो यही आपके जो है वो प्राउड मोमेंट्स लाइफ के रहे होंगे, और पद्मश्री का मिलना। डॉक्टर शर्मा साहब तो मैं 34 साल का रहा हूँगा जब वो अपना स्कैन कराने आए। एक्चुअली अब सोचते हुए बड़ा मुझे भी विश्वास नहीं होता। हमने एमआरआई शुरू किया और उसके 2 साल बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आया जी। तो ये सोच के अब लगता है कि ये कैसे पॉसिबल था जी। तो ये पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं अमेरिका से पढ़ के आया तो यहाँ नौकरी नहीं मिली जी जी। जहाँ इंडिया का पहला एमआरआई लग गया था एक डीआरडीओ लैब में यहाँ दिल्ली में इनमास, उसमें मैं नौकरी करना चाहता था। वहाँ वो वेकेंट पोजीशन साइंटिस्ट सी की, उसकी एडवर्टाइजमेंट निकले, उसकी इंटरव्यू हो, उसी में 2 साल लग गए। अगर मुझे पता भी होता 2 साल बाद नौकरी मिल जाएगी तो ये कीड़ा नहीं आना था।
आपने जो सेंटर दिमाग खोला में। है अपना आप नहीं हाँ, शुरू कर पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे तो पेरेंट्स दोनों टीचर थे। मेरी जी। मदर गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी, मेरे फादर एक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल थे। जी। डीएवी का पहला पब्लिक स्कूल उन्होंने सेटअप किया, जी। हंसराज मॉडल स्कूल। तो कहीं मतलब एक्सरे अल्ट्रासाउंड लगाएंगे ये भी दिमाग में नहीं था। जी, एक आपकी लाइफ का एक फार्मूला है एबीसी फार्मूला, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, एबीसी लाइफ का फॉर्मूला है, मेडिकल प्रैक्टिस का फॉर्मूला है, मैं कहूँ जीवन का ही फॉर्मूला है। जी। देखिए, ए है अवेलेबिलिटी, जी। कि आपको जब किसी की जरूरत किसी को पड़ी आपकी, तो आप मौजूद हुए, आप अवेलेबल थे। डॉक्टर के लिए तो सबसे पहली चीज है। पहली चीज है। जी। आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं, पर मरीज को आपकी जरूरत पड़ी, आप है ही नहीं वहां, आप पहुंच ही नहीं पाए, चाहे जो भी कारण रहे, तो मरीज के लिए तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। जी। सो ए इज फॉर अवेलेबिलिटी। बी, और ये मेरा नहीं लिखा हुआ, मेरा नहीं इजाद किया हुआ, ये भी मेरे को जब मैं प्रैक्टिस में आया 1992 में, तो किसी ने बताया कि ये होता है भैया फॉर्मूला। बी इज फॉर बिहेवियर। आपने कैसे इंटरेक्ट किया। कभी कभी जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ तो लगता है कि आप बात करके आपकी आधी बीमारी खत्म हो गई। बिल्कुल, बिहेवियर वो चीज है। बिल्कुल। सो वो एक इथोस। जी। आपने बात की, उनकी बात समझी, आपने कुछ समझाया। जी। गंभीर बीमारी है, फिर भी आपने न्यूज ऐसे पॉजिटिवली समझाई कि वो हताश नहीं हुए। जी। सो बी इज बिहेवियर एंड सी इज कॉम्पिटेंस। एंड जिन्होंने मेरे को ये कहा था, उन्होंने कहा भैया it is also in this order. A is most important, B is next important, C is the third. And मैं कहूँगा वो ठीक बोले थे। जी। कि availability, behavior, interaction and C, competent तो आपको होना ही पड़ेगा। पर आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं और आप मरीज से ठीक से बात नहीं करते। मरीज क्या, मैं तो कहूँगा लाइफ में कोई भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, ये एबीसी फॉर्मूला उसमें लागू होगा। तो सर, हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि डॉक्टर जब हमारा इलाज करता है, आज की डेट में जो है वो हमारी जो डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स हैं काफ़ी एडवांस हो गई हैं, और डॉक्टर भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमको लिखते हैं, जिसमें कुछ टेस्ट तो होते हैं जो ब्लड से संबंधित होते हैं, और कुछ टेस्ट जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक्स और हमारी जो रेडियोलॉजी पे संबंधित होते हैं। तो अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें तो आज की जनता में काफ़ी कुछ उनके मन में डाउट्स हैं, कुछ ऐसे खतरे के बारे में वो सोचते हैं कि एक्सरे है तो इससे कोई खतरा तो नहीं, अल्ट्रासाउंड है तो इससे कोई खतरा तो नहीं, और ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक आज पहुँचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए सर कि रेडियोलॉजी में कौन कौन सी टेक्निक आती है। जनरली हम लोग एक्सरे और एमआरआई पे अटक जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट स्कैन के बारे में जानते हैं। तो पहले हमें ये बताइए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम रेडियोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। रेडियोलॉजी और इमेजिंग, जी, वो उसका सारा जो एक दायरा है वो बढ़ गया पिछले 30 सालों में। इसमें जो तकनीकें हैं, एक्सरे तो 100 से अधिक साल हो गए जी। एक्सरे को निजात हुए। उसके बाद हम देखें तो अल्ट्रासाउंड आती है। अल्ट्रासाउंड विभिन्न भागों की जा सकती है। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड की जाती है जी। और अल्ट्रासाउंड का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं कलर डॉपलर, जो कि हमारी नसों में खून दौड़ रहा है उसको अच्छी तरह दिखाता है, और उसी को इस्तेमाल करके हार्ट का इकोकार्डियोग्राम, हार्ट के अल्ट्रासाउंड को इकोकार्डियोग्राम कहते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा ही किया जा सकता है जी। उसके ऊपर चले तो फिर कैट स्कैन आता है, सीटी स्कैन, जो एक्सरे का ही इस्तेमाल करके जी। एक्सरे जो है वो 2 डायमेंशनल फोटो देता है, 2 डायमेंशनल बॉडी की पिक्चर देता है जी। कैट स्कैन उसी एक्सरे को इस्तेमाल करके बॉडी का 3 डायमेंशनल पिक्चर देता है, बॉडी को स्लाइसेस में जी। काट देता है, ताकि हम बहुत ही महीन तरीके से जी। बीमारी को देख सकें। कोई खराबी, बहुत कई बार एक्सरे नॉर्मल आता है, कैट स्कैन करें तो उसमें तकलीफ आ जाती है। आपको याद होगा कोविड के दौरान जी जी। एक्सरे कई बार नॉर्मल होता था, सीटी स्कैन करते थे तो उसमें पता चलता था कि वायरस
काफी फैला हुआ है, उसमें लंग्स में तकलीफ की हुई है जी। सीटी स्कैन में भी सीटी एंजियोग्राफी होती है जी। जो कि, और सीटी स्कैन में अनुमान डाई लगाई जाती है, कंट्रास्ट लगाया जाता है, जो कि नस के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है जी। और उससे हम जो नसें हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो सब देख लेते हैं। तो हार्ट की आर्टरीज देखें तो उसे कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं। ब्रेन की देखें तो वो स्ट्रोक के चलते हमें कोई नसों में रुकावट तो नहीं है, तो वो दिख जाती है। हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हमें बताइए कि कौन कौन सी तरह की रेडियोलॉजी होती है। उससे आगे चले तो फिर एमआरआई है, जिसका आपने व्याख्यान किया, उसके बारे बोला। और उसके बाद आती है पेट सीटी, पेट स्कैन, जो कि बॉडी में, ये जो मैंने पहले तकनीकें बताई ये तो बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाती हैं, वेरएज पेट स्कैन और एक और तकनीक है गामा कैमरा की, जिससे कि हम बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनको देख लेते हैं, नॉर्मल भी, और वो खराब हो तो उनको बहुत अच्छी तरह देख लेते हैं। तो बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होने से पहले मेटाबॉलिज्म खराब होता है, फिजियोलॉजी खराब होती है, उसको हम इस तकनीक से, तो मोटा मोटा हम बात करें तो ये विभिन्न तकनीकें हैं और इनके फिर सब फैसेट्स हैं जी। तो सबसे आपने बताया सबसे पहले जो है वो एक्सरे जो है वो आया था, बहुत कॉमनली हम उसको जानते हैं, पर जनरली एक्सरे को हम उतना ही जानते हैं कि किसी की हड्डी टूट गई है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सरे से। एक्सरे के और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, किन किन बीमारियों में इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं? हड्डी में फ्रैक्चर होना एक्सरे पहली चीज है जो की जाती है जी। फिर छाती के लिए, लंग्स के लिए एक्सरे अभी भी बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और अगर हम कहें कि दुनिया में कौन सा टेस्ट है रेडियोलॉजी का जो सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, तो वो चेस्ट एक्सरे है जी। मतलब कोई 3-4 बिलियन चेस्ट एक्सरे दुनिया में होते हैं हर रोज, और एक साल में। और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, रेडिएशन बहुत कम होती है, और चाहे लंग में ट्यूमर हो, चाहे लंग में फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, वायरल, निमोनिया, कई चीजें हम इस पे देख पाते हैं। पानी इकट्ठा हो जाए वो भी दिख जाता है जी। इस्तेमाल जैसे हमारा डेक्सा स्कैन होता है वो भी एक्सरे का एक हाँ जी, वो डुअल एक्सरे अब्जॉर्प्शोमेट्री, बहुत कम रेडिएशन डोज में हम देख लेते हैं कि बोन डेंसिटी कितनी है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है जिसमें कि हड्डियां वीक हो जाती हैं, थोड़ी सी चोट लगी तो फ्रैक्चर हो जाना, तो उसको एक्सरे से हम देखते हैं। और कैट स्कैन में जैसे मैंने कहा, एक्सरे ट्यूब और एक्सरे ही यूज होता है, पर उससे हम और महीन तरीके से 3 डायमेंशनल तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे कि आजकल काफी लोग अवेयर हो गए हैं, काफी हद तक अवेयर हो गए हैं, और कई बार वो हर साल अपना एग्जामिनेशन कराते हैं। तो अगर कोई हर साल डेक्सा स्कैन कराए अपना, या फ्रिक्वेंटली एक्सरे कराए चेस्ट का, या तो क्या ये कहीं हार्मफुल भी हो सकते हैं? देखिए, एज अ जनरल चेकअप अगर कराना है जी तो कुछ चीजें हैं जो रेगुलर करानी चाहिए, और ये आपकी उम्र कितनी है उस पे भी निर्भर करेगा। सो चेस्ट एक्सरे हर साल हेल्थ चेकअप में कराने की जरूरत नहीं है जी। अगर आपको कोई तकलीफ है उसको फॉलो अप करने के लिए आप करा सकते हैं, नहीं तो 3 साल बाद, इवन 5 साल बाद आप चेस्ट एक्सरे कराइए एज अ हेल्थ चेकअप। अगर इस साल आपका हो गया तो 2-3 साल का आप गैप दे सकते हैं। जब तकलीफ नहीं है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो बेसिकली आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन है, बट ये रेडिएशन डोज अब हमारे पास डिजिटल रेडियोग्राफी है, डीआर सिस्टम, जिससे कि रेडिएशन डोज बहुत कम हो गई है। तो ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि रेडिएशन का कोई प्रभाव पड़ेगा। आप एक एक्सरे साल में करा लें, 2-5 भी करा लें, तो कोई उसका प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसकी जरूरत नहीं है जी। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड एक टेक्निक है जिसमें कोई रेडिएशन नहीं है, ये सेफ है।
ये तो प्रेग्नेंट लेडीज में भी हम तो कई अल्ट्रासाउंड बार वो ये करते कि हैं। प्रेग्नेंट लेडीज भी या उनके घर वाले बोलते हैं कि इतनी बार जाने की क्या जरूरत है, स्कैन की बच्चे पे गलत असर पड़ेगा, उस पे तो ये कोई क्या वो भ्रांति है? नहीं, वो भ्रांति है। जी। बच्चे पे असर नहीं पड़ता है। और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में 3 बार अल्ट्रासाउंड होता है, पर हम प्रेगनेंसी को अलग रखें तो जनरल हेल्थ चेकअप के लिए जी। हमने लिवर देखना है, किडनीज देखनी है, अपने यूट्रस लेडीज में देखना है, ओवरीज देखनी है, मर्दों में यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट देखना है। तो ये एक बहुत सरल, बहुत कम पैसे का और आसान टेस्ट है जो कि हमारे देश में हर जगह अवेलेबल है। जी। तो ये एक टेस्ट है जो कि 30-40 साल की उम्र के बाद अगर एनुअली भी हम करा लें तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन क्या प्रेग्नेंट लेडीज का एक्सरे हो सकता है, क्या ये अलाउड है? वो तो प्रेग्नेंट लेडी के एब्डोमेन को लेड से कवर करके एक्सरे जी। किया जा सकता है। जी। यहाँ मैं एम्फसाइज करूंगा कि अगर मदर की हेल्थ को खतरा है, लाइफ को खतरा है, जी। फिर कोई भी टेस्ट वर्जित नहीं जी। है। आपने उसको बचाना है मदर को। एट द सेम टाइम टेस्ट हम वो यूज करें जिसमें रेडिएशन नहीं है। या। अगर अल्ट्रासाउंड से काम चलता है अल्ट्रासाउंड जी। करें। ऐसे ही एमआरआई में कोई रेडिएशन नहीं होती जी। तो हम एमआरआई यूज करें। जी। तो हमने बात करी अभी एक्सरे की, मेजरली बात करी, और बात करी अल्ट्रासाउंड की कि अल्ट्रासाउंड से हम हमारे बॉडी में जहाँ भी कोई खराबी हो, परेशानी हो, उससे डिटेक्ट हो सकती है। फिर आपने सीटी स्कैन के बारे में बताया। तो हमारी जो एमआरआई टेक्निक है, एमआरआई टेक्निक को हम किस किस रोग के लिए या किस किस प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? एमआरआई देखिए इस देश में लेट 80s अर्ली 90s में आया, और पहले तो ब्रेन और स्पाइन जी। और जॉइंट्स के लिए ये बहुत इस्तेमाल हुआ और अब भी होता है। जी। क्योंकि कुछ जो पार्ट हैं ब्रेन के और स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड है, वो हम पहले देख ही नहीं सकते थे अच्छी तरह। जी। अब उनको देख के उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी देख रहे हैं। फिर जॉइंट्स, जैसे नी जॉइंट है, कोई चोट लगी उसको देखना है, किसी को बहुत आर्थराइटिस है उसका देखना है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और चलते हुए हार्ट में कार्डियक एमआरआई, लिवर, किडनीज, पूरे एब्डोमेन में भी अब इस्तेमाल हो रहा है। और मैं ये कहूँ कि स्पोर्ट्समैन में इसका बहुत ही इस्तेमाल हो रहा है। कोई चोट लगने के लिए, कैंसर जैसी बीमारी में एमआरआई का बहुत इस्तेमाल होता है। कैंसर का फैलाव देखना, कैंसर लोकली कितना ग्रो किया है, प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, इन सब में एमआरआई का बहुत ही अहम रोल है। और ब्रेन में अगर स्ट्रोक है, ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में ये जैसे डिमेंशिया, एल्जाइमर्स की बीमारी है, इन सब में इसका रोल। तो बेसिकली एमआरआई जो है वो अंदर तक जाके डीप में आपका जो है वो एनालिसिस करता है और आपको बता पाता है कि एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज जो है बॉडी के, उनको सीटी स्कैन से अधिक महीन तरीके से दिखा सकता है। सीटी स्कैन में जो चीज नहीं दिखती वो एमआरआई में दिखती है। पर ये जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीटी स्कैन अब खत्म हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सीटी स्कैन अभी भी यूज होता है। और सीटी एंजियोग्राफी जो है वो अभी भी अहम तकनीक है हमारे आर्टरीज को देखने के लिए। जी। तो ये जो हमारी एमआरआई, नॉर्मल एमआरआई होती है और फंक्शनल एमआरआई होती है, इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, फंक्शनल एमआरआई हम यूज करते हैं ये टर्म जब हम ब्रेन के अंदर ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन के इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, उसकी एक्टिविटी, उसको स्टडी करते हैं। इसको कहते हैं बोल्ड इमेजिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट इमेजिंग। होता क्या है, जब हम सोचते हैं या कोई एक्शन करते हैं तो वो ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वही एक्शन को हमें ऑर्डर देता है। ये मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ब्रेन कह रहा है हाथ हिलाइए। तो जो वो हिस्सा ब्रेन का है वहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसको हम फंक्शनल एमआरआई टेक्निक से देख सकते हैं कि हम लाइव कंडीशन में कर सकते हैं कि मतलब हम एमआरआई साथ में कर रहे हैं और साथ में हम सर्जरी भी कर रहे हैं।
वो भी होता है पर जी। वो बहुत कम होता है, ये पहले कर लेते हैं ओके। और देख लेते हैं ये एक्टिव कितनी एरिया डेप्थ जो पर है है। वो ट्यूमर से कितना दूर है, आगे है, पीछे है, साइड में है, तो सर्जन उसी हिसाब से जी। अपनी सर्जरी करता है। जी। फिर इसका इस्तेमाल होता है कई चीज़ों में। अगर आप इजाज़त दे तो योग निद्रा के बारे में बात करना चाहूँगा, जी 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 जिसमें हमने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके जी कुछ काम किया। जी। तो योग निद्रा आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि ये है एक टेक्निक जी जिसको कि सीधा लेट के जी और एक इंस्ट्रक्शन हम सुन रहे हैं, जो कि चाहे आप रेडियो से सुने या आपके कोई इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जी। आप जागे हुए हैं, जी आप इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं आप अपना हाथ मोड़िए, अब इसे रिलैक्स करिए, पैर को मोड़िए, रिलैक्स करिए, आप सुन रहे हैं। जी। ये 15 से 20 मिनट टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली जो इंसान है वो लेटा हुआ है, वो योग निद्रा में है। वो योग निद्रा में है जी और पर वो निद्रा ऐसी है कि वो सुन भी पा रहा है और वो एक्शन भी कर रहा है। जी और सदियों से कहा जाता था कि ये ऐसी अवस्था में ब्रेन को पहुंचा देता है जैसे कि नींद में सोए हुए जी एक व्यक्ति होता है। तो लोग स्पेशली जो विदेशों में लोग ये मानने को तैयार नहीं होते थे कि ये कैसे, कि वो सुन भी रहे हैं, वो एक्शन भी कर रहे हैं और ब्रेन उनका सोया हुआ है, ये कैसे हो सकता है। जी तो ईईजी एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की, जिससे पहले कुछ रिसर्च हुई और ये दिखाया गया कि हाँ ये शायद बात ठीक ही है। जी पर फंक्शनल एमआरआई ब्रेन का किसी ने नहीं किया था। फंक्शनल एमआरआई जो है ब्रेन की एक्टिविटी नापता है। जी तो ये हमने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके महाजन इमेजिंग एंड लैब्स में ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो पूरे विश्व में पहली बार ये आपने पहली बार ये ये किया। पहली बार हुआ जी, जी। जी। और ये पेपर नेचर में छपा, वो तो बहुत बड़ी कोई बात है 1.5 सर, साल अगर हो नेचर में गया। छपा है तो। नेचर में छपा है जी। जो कि विश्व की मेरे अब ख्याल मुझे विश्वास है कि इस top नेचर में most- छपने में आपको कई साल लग गए होंगे। उन्होंने नहीं, आसानी से actually उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं result- किया होगा। नहीं, आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं किया, जी पर जब रिजल्ट उनके सामने थे तो उन्होंने सहर्ष एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये एक नई चीज थी। तो इसमें हमने 30 जो लोग प्रैक्टिशनर्स ऑफ योग निद्रा, जिन्हें योग निद्रा आती है, जिन्हें पता है कि कैसे इसे हमने करना है, और 31 नोविसीज, आप और हमारे जैसे जिन्होंने कभी योग निद्रा का जिन्हें पता नहीं, और एमआरआई के अंदर ये उन्होंने प्रैक्टिस किया और फंक्शनल एमआरआई तब हम कर रहे थे। और देखा क्या गया, नंबर 1 कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं जी और जो अनसिखे हैं उन दोनों में फर्क है। हाँ हाँ अनसिखियों में ब्रेन में वो चेंजेस नहीं आए जो प्रैक्टिशनर्स में आए, जिनको योग निद्रा का पता था। योग निद्रा जो सदियों से हमारे वेदों में लिखा है और हमारे गुरुजन कहते रहे हैं, जी जी वो सही है जी। वो साइंटिफिकली प्रूव हो गया और वो नेचर में छप गया। तो मैं तो आपके दर्शकों को और आपको सर भी मैं चाहूंगी कि आप उसका लिंक जरूर शेयर करें। जी जी, ये आप योग निद्रा जी आप गूगल में जाएंगे जी तो आपको कई इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे। नहीं मैं चाहती हूँ कि आपका जो पेपर है वो नेचर का पेपर तो मैं शेयर करूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो रेडियोलॉजी है इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है, और आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि फैटी लीवर काफी कॉमन एक अवस्था हो गई है लीवर की, और जो इंसान स्मोक भी नहीं करता, ड्रिंक भी नहीं करता, उसको भी फैटी लीवर जो है डिटेक्ट हो रहा है। क्या सच में फैटी लीवर डेंजरस है, और क्या हम इन टेक्निक के थ्रू हम पता लगा सकते हैं किसी को किस लेवल का फैटी लेवल है, लीवर है डिसीज है? डॉक्टर रचना, अगर मैं कहूँ कि ये एक एपिडेमिक का फॉर्म ले रहा है जी, तो ये कोई बड़ा चढ़ाने के करने वाली बात नहीं होगी जी। फैटी लिवर कई सालों से हम देखते थे, अल्ट्रासाउंड करते हैं लिवर का, ग्रेड 1 फैटी चेंज इन द लिवर हम लिखते थे जी। और यही सोचते थे कि चलो ये तो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में भारतीयों में ये होता ही है। इसका कारण क्या है सर? कारण देखिए कई हैं। एक तो जेनेटिक मेकअप जो बॉडी का है, जी।
दूसरा आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, Okay. आप को कोई डायबिटीज तो नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके ब्लड में हाई तो नहीं है, ये सब इसके कारण हैं। और पोल्यूशन और स्ट्रेस कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो भी हर चीज में वो कर रहे हैं। जी। अब क्या देखा गया पिछले कई सालों से जी। कि ये फैटी लिवर ग्रेड 1 से बढ़ते बढ़ते जी। ये फाइब्रोसिस में पहुंच जाता है। फाइब्रोसिस के भी स्टेज 1, 2, 3 होते हैं और उसके बाद सिरोसिस हो जाता है, जैसा कि जो बहुत ड्रिंक करते हैं उनको होता था। अब हम देख रहे हैं कि लेडीज हैं, वैसे देखने में दुबली पतली हैं, फैटी लिवर है, पता भी नहीं जी। और 60 साल 50 साल की उम्र में सडनली पता चलता है कि इनको तो सिरोसिस हो गया लिवर का। तो मे बी आफ्टर 35 या 40 इयर्स की एज के बाद हमको जो है ये टेस्ट कराते रहना चाहिए। जी जी जी। और जिनको है उनको फिर रेगुलर फॉलो करना चाहिए, अल्कोहल से तो दूर रहना चाहिए। जी। जैसे आजकल जो सबसे ज्यादा कैंसर की समस्या लेडीज में है वो है या तो फिर यूट्रस का कैंसर हुआ या तो फिर ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और इसीलिए 35 या 40 इयर्स के ऊपर जो है डॉक्टर सजेस्ट करती हैं कि मेमोग्राफी कराते रहना चाहिए। जी, जी। और कई बार मैंने देखा है कि लोगों में ये एप्रीहेंशन रहता है कि मेमोग्राफी में भी एक्सरे इस्तेमाल होता है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो खुद कारण बन जाए कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का? क्या ये भ्रांति है या फिर ये कोई भ्रांति? डॉक्टर रचना 1960s, 70s, 80s में ये भ्रांति थी। स्वीडन में कई साल की रिसर्च हुई। वो लेडीज जो कराती थी मैमोग्राफी एक्सरे से, उनको फॉलो अप किया गया और ये भ्रांति को दूर कर दिया गया। तो कितना सेकंड करा सकते हैं? तो इसमें क्या है, मैं बताता हूँ। जो लेडीज एवरेज रिस्क पे हैं भारत के अंदर, उनको 40 साल से शुरू करके हर साल एक बार एक्सरे मैमोग्राफी करानी चाहिए। पहले हम कहते थे, शुरू तो हुए थे, अगर आप देखें 35 साल पहले तो हम कहते थे once in 3 years, कि 3 साल में एक बार। फिर कुछ 5 साल पहले तक अब हम कहते थे कि 2 साल में एक बार। पर हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि हमारे देश में हर तरह की बीमारी 10 साल पहले होती है। जी। तो अब जो रिकमेंडेशन है, जो गाइडलाइन है, वो है 40 साल की उम्र में और once a year। और मैं ये भी बताऊं, अब मैमोग्राफी के लिए भी मशीनें जो हैं वो डिजिटल आ गई हैं। तो जितना रेडिएशन पहले मिलता था उससे काफी कम रेडिएशन मिलता है। और अगर पहले वो हाई रेडिएशन से कैंसर नहीं होता था तो इससे तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भ्रांति में ना रही है कि इससे कुछ हो जाएगा, इससे खराबी होगी, और एक संकोच रहता है। ये हमारा एक सोशल हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि लेडीज हेजिटेट करती हैं मैमोग्राफी कराने में। हम देख रहे हैं कि अब जो ब्रेस्ट कैंसर है वो नंबर 1 कैंसर हो गया लेडीज में। और जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, सिटीज में रहती हैं लेडीज, उनका 1.5 से 2 गुना ज्यादा चांस है ब्रेस्ट कैंसर का एज कंपेयर्ड टू लेडीज जो गांव में रहती हैं। हालांकि मैं यहाँ कहूंगा कि गांव वाले भी अब बहुत अच्छी तरह जल्दी से वहां भी कैंसर ब्रेस्ट का बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ भी लाइफस्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, वहाँ भी खान पान की जो चीजें हैं वो चेंज हो रही है। मुझे लगता है कि जो खेती में जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं उनका एक्सपोजर गांव में ज्यादा है बजाय शहर के। शहर में तो लोग फिर खा ही रहे हैं, लेकिन गांव में वो लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, इनहेल करते हैं, या उनका पानी कंटामिनेटेड है। वो भी एक कारण हो सकता है। जैसे पंजाब से एक कैंसर ट्रेन चलती है। पंजाब में तो ये तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो पेस्टिसाइड यूज हुए, वो एक्चुअली हमारे सॉइल के अंदर घुस गए हैं। सो ये सच है। फिर देखिए, अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री है ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कोई किसी, हम जीनोम टेस्टिंग भी करते हैं जिससे पता चलता है कोई हाई रिस्क में है या नहीं है। फिर जो मोटी लेडीज हैं, जो अल्कोहल और स्मोकिंग करती हैं, और जिनकी हाई स्ट्रेस जॉब है, जो कम सोती हैं, इन सब का भी रिस्क फैक्टर बढ़ता है। तो जो हाई रिस्क में है
स्पेशली जेनेटिकली हाई रिस्क, जिनकी माता या मासी या बहन को ब्रेस्ट कैंसर हो, वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है, तो उनमें रेकमेंड करते हैं कि 30 साल से आप शुरू करिए मैमोग्राफी करनी, एज कंपेयर टू 40 इयर्स जो कि है नॉर्मल में। एक और टर्म होती है रेडियो इमेजिंग, जहाँ पे जनरली हम लोग जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं इमेजिंग के लिए, और कई बार थायराइड के कैंसर होते हैं या थायराइडिज्म होता है, या फिर आप कहें पेट स्कैन भी होता है। तो ये जो हम रेडियो एक्टिव हम मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं क्या ये बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं और किस तरह से काम करते हैं? देखिए, ये है फील्ड ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है जी, जिसमें कि हम एक्सरे सीटी स्कैन तो हो गए कि हम रेडिएशन बाहर से डाल रहे हैं जो कि बॉडी से निकल रही है और फिर एक फोटो बन रही है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी, जो कि ऐसी होती है स्पेसिफिक, कुछ ऐसी हैं जो कि किडनी में जाके कॉन्सेंट्रेट होएगी, कुछ है जो थायराइड में जाएगी, कुछ है जो बोन्स में जाएगी, कुछ है जो हार्ट में जाएगी। तो इसमें जो रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट किया जाता है, अगेन कोई ऐसी चीज नहीं परमिट की जाएगी हमारे देश में, या यूएस एफडीए है, सी मार्क है, जो कि क्षति पहुंचाए, जो कि इतना साइड इफेक्ट पहुंचाए। सो अगेन रिस्क वर्सेस बेनिफिट, रिस्क ना के बराबर है। ये रेडिएशन डोजेस बहुत ही कम होती है। पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो किसी मदर को दिया गया है रेडियो एक्टिव ये, तो उनको बच्चों से दूर रखा जाता है घर में थोड़ा सा। वो कुछ समय के लिए है, कुछ घंटों के लिए है जी, जी। ये नहीं है कि वो कई दिन के लिए अलग रहेंगी, ऐसा नहीं है। इनकी हाफ लाइफ होती है, वो इंजेक्ट करते हैं और ये एक्सक्रीट भी होते हैं, हमारे यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती हैं, और खुद भी ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये डिके होती है। जैसे पेट स्कैन की आपने बात की, पेट स्कैन में जो रेडियो एक्टिविटी हम इंजेक्ट करते हैं उसको 18F-FDG कहते हैं, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है जी। इसका हाफ लाइफ होता है 1 घंटा 50 मिनट। तो अगर मैं 100 मात्रा की रेडियो एक्टिविटी इस मेज पे रख दूं, तो बिना कुछ किए 1 घंटे 50 मिनट में वो 50 हो जाएगी। एक और टर्म है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, तो ये क्या टर्म है और कैसे ये बेटर है या डिफरेंट है हमारी नॉर्मल रेडियोलॉजी? देखिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक टेक्निक है जिसमें हम कैथेटर्स, नीडल्स, वायर्स के साथ मिनिमली इन्वेजिव तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे किसी के लिवर में एक एब्सेस हो गई, पस बनी हुई है, तो हम नीडल डाल के, कैथेटर डाल के अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में उसको ड्रेन कर देते हैं। आपको लिवर का पेट काट के और फिर लिवर काट के उसे नहीं निकालना पड़ता। जब ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स नहीं थे तब यही होता था, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था। ऐसे ही और कई प्रोसीजर हैं। हमने लंग की बायोप्सी करनी है, थिन नीडल डाल के बायोप्सी कर लेते हैं। फिर ब्लड वेसल्स हैं, कहीं पे खून बहुत तेजी से बह रहा है, अब उसको या तो आप पेट खोल के और उसको बंद करिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, या हम तार डाल के और एक कैथेटर डाल के उस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू उस एरिया में पहुंच के वो ब्लीडिंग को बंद करा देते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी सर्जरियां, और कई बार सर्जन हाथ खड़ा कर देता है कि ये सर्जिकली ट्रीटेबल नहीं है, तो वहां पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आता है और उस बीमारी को ठीक कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर से ज्यादा स्पेशल होता है कि रेडियोलॉजी। देखिए, रेडियोलॉजिस्ट भी डॉक्टर है। पहले हम एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद एमडी करते हैं, और पिछले 25 साल में रेडियोलॉजी तो नंबर 1 ब्रांच है इस देश में। जो एमडी एंट्रेंस इम्तिहान होता है, तो जो टॉप के हैं उनकी पहली चॉइस रेडियोलॉजी होती है। सो ये उसका एक
अंग है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो जैसे आपने बताया कि अभी गाँव में जैसे लोग इतने अवेयर नहीं है और वो अपनी जो है स्क्रीनिंग बार बार नहीं करवाते, या ये कहो कि क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं है, या वो उनके लिए अप्रोचेबल नहीं है चीजें, तो क्या कहीं हम लोग टेली रेडियोलॉजी भी करते हैं क्या? ऐसा भी प्रोसीजर अवेलेबल है? टेली रेडियोलॉजी की जा रही है, उसके द्वारा जो चेस्ट एक्सरे, दूसरे एक्सरे गांव देहात में हो रहे हैं, गवर्नमेंट के सेंटर्स में हो रहे हैं, तो वो एक सेंट्रल एरिया में आ जाते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो कोई प्राइवेट ऑपरेटर हो, उनके पास आ जाते हैं और वहां से रेडियोलॉजिस्ट बैठे हुए उनकी रिपोर्ट भेज देते हैं। तो ये देश में चल रहा है। पर मुझे ये लगता है कि जो एक सिस्टम हमारे देश में है जिसमें सबसे लोअर लेवल पे आ गया आपका, जो कि एकदम गांव देहात में है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसके बाद आ गया आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर आ गया CHC, उसके ऊपर आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और अब तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो रही है और कई बन भी गए हैं, और उसके बाद बड़े मेडिकल कॉलेज आ गए, फिर एम्स आ गए। तो एक हब एंड स्पोक मॉडल है। तो अगर कुछ चीजें जो कि जिसके लिए आपको शहर आने की जरूरत नहीं है, अगर वहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके देखें 5-7 गांव को इकट्ठा मिला के एक सेंटर आयुष्मान 1,70,000 कहने को है, और वो जगह जगह है। तो ये सिस्टम है, धीरे धीरे ये विकसित हो रहा है। 70% जो हेल्थ केयर है इस समय देश में वो प्राइवेट सेक्टर में है। सो आपको डॉक्टर मिलेगा, छोटे से छोटे कस्बे में भी एक MBBS डॉक्टर मिलने की संभावना है। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे हमें अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स जो है उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको भी बिठाना चाहिए। वो भी लाखों की तादाद में है, और जरूरत ये है कि कैसे हम अपने जो आयुर्वेदिक सिस्टम है और जो एलोपैथिक सिस्टम है, कैसे इसको हम किसी तरीके, वो जो अभी पैरेलल चल रहा है, इसको किसी तरीके मर्ज कर पाए, ताकि उनकी जो एडवांटेजेस हैं उनका फायदा एलोपैथिक वाले को मिले, और एलोपैथी की जो एडवांटेजेस हैं वो ये, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कुछ इंटीग्रेशन करना है। होलिस्टिक हेल्थ की हम बात तो बहुत करते हैं पर वो हो नहीं पाता, ग्राउंड लेवल पे हो नहीं पाता। आई थिंक नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होना चाहिए इस देश में, कि देखिए जो आयुर्वेद ने 5,000 साल पहले कहा कि पेट से ही सब कुछ है, अब एलोपैथी वहीं पे आ गई, सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है, ऐसा आयुर्वेद ने कहा है। तो ये नहीं है कि उसमें ऐसे ही कहीं से आ गया। आज हम जानते हैं कि वो गट ब्रेन एक्सेस है जो एब्सोल्युटली गट ब्रेन एक्सेस की आपने बात की, वो कब से लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, हमारे और वो फॉलो भी किया जा रहा है। तो एक दूसरे से सीखने की भी जरूरत है, और एक दूसरे से डरने की भी जरूरत नहीं है, नफरत करने की जरूरत नहीं। बेसिकली नफरत तो मेरे ख्याल नहीं करते, पर ये लगता है कि ये हमारी दवाइयां दे रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। शायद मैं कुछ कंट्रोवर्शियल भी बोल रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि होलिस्टिक होना चाहिए। कम से कम मुझे लगता है कि अभी 5-6 साल में काफी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, जब खासतौर से जब से कोविड आया है। कोविड में जो हम लोग जिस तरह का खान पान हम रखते थे, जो हम घर की मेडिसिन काढ़े पी के हम बचे हैं, खुद को बचा पाए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो है वो नेचुरोपैथी की तरफ तो जो है वो रुझान काफी झुकाव बढ़ा है और विश्वास आया है लोगों के अंदर। बिल्कुल वो है। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ एलोपैथी ही ट्रीट कर पाएगी, ये भी मानने की जरूरत है हमारे भाइयों को जो कि आयुर्वेद में है, कि आप अपनी जो एडवांटेजेस हैं, अपनी जो एक्सपर्टीज है उस पे रहिए,
और किसी तरीके हमें इसको सिंपल सी बात है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन। जी जी। आजकल मैं देखती हूँ एलोपैथी डॉक्टर भी काफी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिखते हैं, साथ में सप्लीमेंट की तरह लिखते हैं और लोग काफी इसको ले रहे हैं। इसके साथ हमें बताइए कि रेडिएशन की अगर हम बात करें तो हम लोग सभी रेडिएशन के बीच में रह रहे हैं। अभी शायद इस कमरे में ही शायद 14-15 मोबाइल होंगे और वाईफाई भी कहीं ना कहीं 8-10 हमारे आसपास होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इन रेडिएशन का हमारे ऊपर कितना प्रभाव है? देखिए, जो अभी तक एविडेंस है वो ये है कि हमें अपना जो टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट है उससे मिलता है रेडिएशन जी। ठीक है जी। और जो कुछ एपिसोडिक केसेस हैं, एनेक्डोटल केसेस हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया जी। तो वो ये टावर्स के कारण, टावर्स को अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया कि टावर से हो रहा है, क्योंकि टावर से जब रेडिएशन आता है तो एकदम वो गिरता है ठीक है जी। और इनफैक्ट इस पे कई प्रोग्राम हुए टीवी पे सालों साल। इससे रेडिएशन जरूर हमें मिलती है, तो हमें सावधान रहना है, हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। ये सब कहना आसान है, अब तो हम एडिक्टेड हो गए टेलीफोन को। और अगर हम कर पाए तो हमें हैंड्स फ्री रखिए या कोई और इंस्ट्रूमेंट ले लिया, उससे क्या रेडिएशन मिलता है वो अलग बात है। तो क्या करते हैं हम लोग जनरली, हमारे पास बाएं तरफ शर्ट में जेब होती है और लोग अपना मोबाइल बाएं साइड रखते हैं। देखिए, इसका हार्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है क्या? आज तक तो किसी ने एविडेंस दिया नहीं कि ये होता है, या फिर हम लोग अपनी जेब में रखते हैं नीचे। बाकी एक चीज का एविडेंस जरूर है कि अगर सिग्नल वीक है तब इस्तेमाल ना करें फोन, तब आपका जो वही फोन है वो ज्यादा रेडिएशन दे रहा है आपको, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है सिग्नल कैच करने की। सो एटलीस्ट जो कॉलोनियां हैं जहाँ पे वो कहते हैं हम लगने नहीं देंगे और स्ट्रगल कर रहे हैं सिग्नल के लिए, उनको आप उनका फोन अधिक रेडिएशन दे रहे हैं। जी, थोड़ा सा एआई के बारे में बात करते हैं कि एआई इस समय हम लोग सभी लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, कम से कम उतना तो कर ही रहे हैं, गूगल मैप कम से कम उतना कर ही रहे हैं। तो एआई का रेडियोलॉजी में क्या इम्पैक्ट है? क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है? क्या ये इसको और बेहतर करने की स्थिति में आ गई है या फिर रिप्लेस कर देगी रेडियोलॉजिस्ट को? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए, एआई का हेल्थ केयर में मैं मानता हूँ जी, अगर एआई को एथिकली यूज किया जाए, उसको एविडेंस बेस्ड यूज किया जाए और उसको एज अ असिस्टेंट यूज किया जाए इन एनी फैसेट ऑफ हेल्थ केयर, तो उसका एडवांटेज ही होगा जी। मतलब हम उसको कंट्रोल में रखें और उससे जो एविडेंस मिलता है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमें बेटर बनाएगी एज अ डॉक्टर। रेडियोलॉजी की जहां तक बात रहे तो रेडियोलॉजी शुरू से डिजिटल रहा है जी। तो बिकॉज रेडियोलॉजी डिजिटल था, हमारे पास सारे स्कैन्स डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं और वो तो 30 साल से ऐसे हैं, तो हमारे पास डेटा भी होता है। तो 2016 में जब डीप लर्निंग का इजाद किया सर जेफरी हिंटन ने, तो रेडियोलॉजी में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। चेस्ट एक्सरे में फ्रैक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करना है। ड्यूरिंग कोविड में चेस्ट एक्सरे के लिए, चेस्ट सीटी के लिए, क्योंकि इतने हो रहे थे कि रेडियोलॉजिस्ट उतने पर्याप्त मात्रा में थे ही नहीं दुनिया भर में। और वैसे भी एआई के केस, इसमें हमारे रेडियोलॉजी केस में आपने कहा डिजिटल सारा डेटा अवेलेबल था और एआई के लिए सबसे पहले जरूरी इसको ट्रेन करना। हाँ, और हमारे तो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास डेटा था, हमारे पास, जब मैं कहता हूँ दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो 1916 से 2016 से ही एआई एल्गोरिथम बनने शुरू हो गए। चेस्ट एक्सरे डायग्नोसिस के लिए, फ्रैक्चर डायग्नोसिस के लिए, चेस्ट सीटी, हेड सीटी। आपको अच्छा लगेगा ये जान के जी कि हमारे महाजन इमेजिंग एंड लैब्स और एक Cure.ai कंपनी है जी मुंबई की, हमने मिलके लैंसेट पेपर जो जर्नल है, उसके टॉप मोस्ट जर्नल है, उसमें पहला पेपर जो एआई में छपा, वेरी फर्स्ट पेपर केम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आवर ग्रुप along with Cure.ai on diagnosis of head CT scans using
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये कहना कि हम पिछड़े हुए हैं एआई में, ये वो, दूसरे हो सकता है होड़ में आगे निकल गए हों और निकले भी हैं, पर 2016, 17, 18 में पहला पेपर एआई में एवर टू बी पब्लिश्ड ऑन एआई इज फ्रॉम इंडिया। सो हम इतने भी पीछे नहीं थे। बाकी अगर ये हावी हो जाएगा तो फिर तो डिसएडवांटेज ही हावी हो जाएगा, या लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे, या फिर बहुत ही कैजुअल तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे। कैजुअल हेल्थ केयर में कैजुअल तो हम हो ही नहीं सकते। नहीं, कई बार इंसान खुद सेल्फ डायग्नोस्टिक करने लगता है, वो अगर करेंगे तो उसका तो नुकसान ही है। जी जी, इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है जी, पर आप अपना इलाज करें या आप डायग्नोसिस बनाएं या आप क्रॉस क्वेश्चन करें अपने डॉक्टर को, क्योंकि आपने खुद कहा जी 60, 70, 80% जो इलाज है जी वो तो फेथ और ट्रस्ट पे होता है। जी, तो वो ही अगर बिगड़ जाएगा, वो ही अगर नहीं रहेगा तो फिर तो दिक्कत है। जी जी, थोड़ा संक्षेप में आप हमें अपने कार्पल एआई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए डॉक्टर अर्चना, हमने एआई में कदम रखा 2016 में जी, और एक हमने इंक्यूबेट किया अपने ही महाजन इमेजिंग एंड लैब्स में कार्पल। कार्पल इज केयरिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म फॉर यूज ऑफ एआई इन हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। ये यहाँ बना हमारे सेंटर में। और केयरिंग क्या है? It's a software, it's an application. It's a software and a very complicated software. अगर मैं कहूँ कि this is the Amazon of healthcare AI, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। इसमें क्या है कि एक एंड पे तो AI एप्लीकेशंस हैं जो कि विभिन्न डेवलपर्स ने बनाई है, चाहे वो छोटे स्टार्टअप्स हों, चाहे वो बड़ी कंपनियां हों, जी, सीमेंस, फिलिप्स, IBM, गूगल, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हों, हमारे IITs हैं, हार्वर्ड है, MIT है। तो 280 से अधिक एप्लीकेशंस इस पे अभी अवेलेबल हैं और इसमें वैलिडेशन, टेस्टिंग, फाइन ट्यूनिंग ऑफ AI एंड एक ही चैनल के थ्रू हॉस्पिटल के पैक्स है, पिक्चर आर्काइवल सिस्टम में जाए। सब लोगों ने इंटीग्रेट किया है एआई को, एक तरफ एआई को ये इंटीग्रेट कर देता है इनटू अ हॉस्पिटल सिस्टम एंड द होल वर्ल्ड ऑफ एआई। जैसे अमेज़न में आप कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, वैसे ही अगर कार्पल एक हॉस्पिटल में लग जाए तो जो भी अवेलेबल एआई है जो कार्पल ने चुने हैं कि ये अच्छे एआई हैं, इनको हम, तो वो हॉस्पिटल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इसकी सुविधा ले रहे हैं? इसकी अभी ये इंडिया में नहीं है। अच्छा, इंडिया में जी यहाँ निजात हुआ। इनफैक्ट मोदी, हमारे पीएम मोदी साहब ने कहा मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड जी। सो ये वर्ल्ड में पहले गया है क्योंकि वहाँ डिजिटाइजेशन हो चुका है। तो ये हार्वर्ड में चलता है जी। ये स्टैनफोर्ड में चलता है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सिंगापुर गवर्नमेंट यूज करती है अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए। इंडिया में भी यूज होगा जी। ये ब्राजील में यूज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में यूज हो रहा है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये अकेला एआई प्लेटफॉर्म है इंडिया में डेवलप्ड। ऑफ कोर्स अब ये ज़्यादा इसका काम जो है यूएस में हो रहा है। तो सर अब हम इस प्रोग्राम की हम समाप्ति की तरफ हैं और बस जाते जाते आप हमें एक, हमारे युवाओं को एक छोटा सा संदेश देके जाइए और फिर हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। संदेश तो क्या देना है, आजकल के युवा तो सब कुछ जानते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि सक्सेस हार्ड वर्क के बिना नहीं मिलती जी। हार्ड वर्क आपको करना है जी। उसके बाद माँ बाप को आप पूरा ध्यान दीजिए, उनकी देखभाल करिए, उनके जो आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं जी। वो मिलते रहने चाहिए।
तो आपको ये लगे कि बिना मेहनत के सक्सेस मिलती है, तो वो नहीं मिलती है जी। वो कोई लॉटरी निकल जाए तो अलग बात है। जिस भी फील्ड में आप हैं, चाहे वो आपकी फर्स्ट चॉइस थी, सेकंड चॉइस थी या नो थर्ड चॉइस चॉइस थी, उसमें आप लगन से जी काम जान से लग करिए जाइए। एंड ट्राई टू बी द बेस्ट। जी। और सोल्यूशन ऐसे बनाइए, एंड इसमें अगेन मैं कहूँगा कि हमारे पीएम साहब मोदी साहब बोलते हैं ट्रांसलेशनल रिसर्च, जी। कि रिसर्च ऐसी हो जो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो सके, जी। कोई फायदा पहुंचा सके। तो ठीक है, प्योर रिसर्च की अपनी एडवांटेजेस हैं, उसका अपना रोल है, जी। पर अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो ट्रांसलेशनल रिसर्च की तरफ जाइए, जी। जो कि आपका जो सोल्यूशन है वो किसी की जिंदगी इम्प्रूव कर सके, कोई सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव कर सके, कोई डायग्नोसिस को इम्प्रूव कर सके, कोई ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सके, को पानी को साफ करने में इम्प्रूव कर सके, किसी भी चीज को कर सके। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, और बहुत छोटी और बहुत बड़ी बात कही। छोटी सी बात है कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, लेकिन यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो दर्शकों, आज हम लोगों ने बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज ली सर से, और रेडियोलॉजी को हमने बहुत करीब से, बहुत डीपली हमने समझा, और ये समझा कि कैसे हमें अवेयर रहना चाहिए, और समय समय पर खास तौर से जब 35-40 क्रॉस कर ले तो हमें अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। जो भ्रांतियां हैं रेडियोलॉजी के लिए हमारे जनता में, वो भ्रांतियां ही हैं एक्चुअली, बहुत खतरे की वाली बात नहीं है। जो भी मार्केट में या गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराया है वो सेफ है, सेफ रेंज में है, तो हम आराम से बिना किसी चिंता के हम अपने डायग्नोसिस के लिए जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को मैं यहाँ समाप्त करूँगी, और फिर से मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक नए आगंतुक के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। सर, आपको फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी थैंक यू फॉर हैविंग मी।